सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो माहौल है, 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, कितने से जीतेंगे। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद माहौल बदला और लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना एक मिनट बालाकोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्ष में था और हम जीतने वाले। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है। आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, सीएए लाना, ढेर सारे यूसीसी लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर कर, गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके सपनों को पूरा कर रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी की बात बताता हूं। 2014 में मेरी पार्टी में जो चंदा आता था, इसमें से 81% चंदा कैश से आता था, जिसमें किसी का नाम नहीं होता था। 20-20 हजार रुपया कर जमा करते थे। 18 में ये 81% से 17% हुआ। 18 में एंड पे भी ये 17% पर रहा और 2023 पर कम होकर 3% पर आ गया था। हमारी पार्टी ने इसको ट्रांसपेरेंट वे से आगे किया था। और ये काम के सामने चंदे का जो सवाल है वो भी गलत है, क्योंकि 2019 लोकसभा में हमें जो 6000 करोड़ मिला, इसमें से 2019 लोकसभा के समय पर जो बॉन्ड खुले हैं, इसमें 3071 करोड़ चंदा मिला है। तो आप जाहिर है, जब आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो कोई काम के सामने चंदा नहीं होता है। और विधानसभा के चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद
हमें 2640 करोड़ रुपया मिला है। उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई काम नहीं होता है। तो 90% से ज्यादा चंदा बॉन्ड से हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मिला है। राहुल जी इसको हफ्ता वसूली कहते हैं, खुद भी 1400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी ठीक को। है, तो फिर उन्होंने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चिट पढ़ पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी। उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी है। कास्ट सेंसस के बारे में आपका क्या मत है, और जितनी आबादी उतना हक, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी। आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु राहुल गांधी को कम से कम ये बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम 30 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रखा और कभी उसको ओपन नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, राहुल गांधी के पिताजी, शायद उनको मालूम नहीं इनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत, पानी पी पी कर 6 बार पानी पिए वो, बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं। जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफी करीब है, सीएए का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है, इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा। जबकि है उल्टा, सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे, उनके पास नागरिकता नहीं है। उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से देंगे? घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे। अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीएए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370, अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी, लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है।
जी 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है, और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी, और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी सीटें हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एडिशनल 70 सीटें कहां से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने, राहुल जी, मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहां से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूं, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। आप दिन रात काम करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूं कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता, परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता है। तो हमारा बैलेंस बना रहता है, और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सवालों के जवाब दिए, 1 घंटे हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।